नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले कि मैं आज की घटना का ज़िक्र शुरू करूँ, मैं आपको याद दिला दूँ कि आज 23 सितंबर है। वर्ष 1998 में आज ही के दिन एसटीएफ से मुठभेड़ में उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे कुख्यात अपराधी, सबसे बड़ा माफिया श्री प्रकाश शुक्ला मारा गया था। आज उसकी याद दिलाई गुरु संदीपनी शिवाजी, इन्होंने एक मेल किया और आज के दिन की अहमियत को बताया। शायद वो मेरे रेगुलर श्रोता रहे होंगे, इसीलिए उन्होंने बहुत डिटेल में इस घटना के बारे में बताया और ये भी बताया कि पार्ट 26 जिसमें इस एनकाउंटर का जिक्र किया है मैंने, उसको उन्होंने कई बार सुना है। मैं उनकी भावनाओं का आदर करता हूँ और ये भी कि उनको ये तिथि आज की याद रही और उन्होंने इसका उल्लेख करने के लिए एक मेल भी भेजा। उत्तर प्रदेश की पुलिस के इतिहास में ये दिन बहुत अहम है। उससे बड़ा माफिया न पहले हुआ था, न है, न आज तक इस तरह के कुख्यात, इस तरह के डेयरिंग, इस तरह के बलशाली, इस तरह के गैंगस्टर का कोई सानी, कोई पैरेलल नहीं हुआ है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि पार्ट 1 से जब मैंने शुरू किया था, उसके थोड़े ही दिन बाद पार्ट 6 से ही श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी शुरू हुई थी। पार्ट 26 में उसका अंत हुआ था। आपके मानस पटल पे वो आज तक इस कदर जिंदा है कि आज के दिन को आपने याद रखा और श्री संदीपनी जी ने मुझे इसकी याद दिलाई। आज की घटना भी उसी समय की है जिस समय की देन श्री प्रकाश शुक्ला जैसे एक नहीं सैकड़ों बाहुबली पैदा हुए, जो अलग अलग रास्तों से संसद और विधानमंडल में पहुंचे, सांसद और विधायक हुए। मैं अपनी पूरी जर्नी ख़त्म करने के बाद उस दौर के कहानी, उस दौर के क्राइम की घटनाएं इसलिए सुनाता हूँ कि आप कंपेयर कर सकें, आप अंदाज़ लगा सकें कि क्राइम की क्या स्थिति थी, पुलिसिंग कैसी थी, पुलिस के लिए कितनी विवशता थी और पुलिस के लिए इन्वेस्टिगेशन करना कितना दुरूह था। आज का वाकया 15 जून 1996 का है। दिन था शनिवार। थाना रोहनिया, गांव है धन्नीपुर लोहता। बनारस का देहात का थाना है ये और बहुत ही इम्पोर्टेंट थाना है। वहाँ इस गांव में धन्नीपुर में एक दबंग रहता था और उस जमाने में जो गश्त हुआ करती थी रात की, वो 90 या 95% सिपाही साइकिल से गश्त किया करते थे। शाम की गश्त मैं बहुत बार बता चुका हूँ, 8 बजे रात में शुरू होती थी और सुबह 8 बजे तक रहती थी। फिर उसके बाद दिन की शिफ्ट वाले जो गश्ती के सिपाही हैं, वो टेक ओवर कर लेते थे और दिन का काम करते थे। एक एक बीट में एक बीट कांस्टेबल, 2 लोगों को एक बीट दी जाती थी। 2 बीट कांस्टेबल जिस बीट में रहा करते थे, उसमें बीट बहुत बड़ी बड़ी हुआ करती थी। 6-7 बड़े बड़े गांव उनकी बीट में हुआ करते थे। वो एक तरफ से शुरू करते थे। मोबाइल कोई थे नहीं, लैंडलाइन फ़ोन गांव में बिल्कुल नहीं थे। वो टावर वाले फ़ोन उस ज़माने में लगे ज़रूर थे, लेकिन वो बहुत कम काम किया करते थे। WLL के कुछ मोबाइल टावर के माध्यम से प्रधानों के यहाँ लगाए गए थे, लेकिन उसका बहुत ही सीमित उपयोग था। पुलिस के लिए बहुत मुश्किल था कि उन टावर्स पे लगे फ़ोन का इस्तेमाल करके और ग्राम प्रधान से गांव का हालचाल लें, इसलिए उन्हें फिज़िकली गांव तक जाना होता था। अगर थाना उनकी बीट के गांव से बहुत दूर है, तो वो रात में कहीं पर किसी के घर पर विश्राम करते थे। सामान्य रूप से जो उन्हें आदेश था या जो अलिखित आदेश था कि वो किसी ऐरे गैरे के यहाँ न रुका करें, वो रुकें तो ग्राम प्रधान के घर पे रुकें। लेकिन कहीं कहीं जो गांव के प्रतिष्ठित या बहुत दबंग लोग होते थे, वो पुलिस वालों के रुकने का इंतज़ाम करते थे। ये व्यक्ति दबंग जो था, गांव धन्नीपुर लोहता का, इसका बड़ा सा मकान था, बड़ा सा अहाता था और इसने 2 कमरे जो रात में गश्त करने वाली पुलिस होती है उसके लिए आरक्षित कर रखे थे।
कि रात में सिपाही घूम टहल के आएंगे, उनके खाने पीने का इंतज़ाम होता था, उनका बिस्तर लगा होता था, वो यहीं आराम करेंगे। और उसका घर इतना मशहूर आसपास हो गया था कि रात में अगर किसी को इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े तो वो उसी का दरवाज़ा खटखटाता था कि सिपाही यहाँ होंगे, उनको ले चलेंगे और हमारी मदद हो जाएगी। बीट का जो भी सिपाही था और कभी कभी सब इंस्पेक्टर भी किसी ज़रूरी जांच में या क्राइम के सिलसिले में जब जाते थे और रात में रुकने का आदेश होता था तो वो भी उसी के यहाँ रुका करते थे। ऐसे आदमियों का गांव में बहुत दबदबा हो जाता था कि पुलिस इनके यहाँ रुकती है। सामान्य रूप से कोई शिकायत करना या उस व्यक्ति की मर्जी के खिलाफ किसी के विरुद्ध कोई शिकायत करना आदमी सोच भी नहीं सकता था, उसकी रूह कांप जाती थी। उसका कारण एक और था कि अगर उसको किसी व्यक्ति को ज़रूरत पड़ जाए तो थाना रोहनिया बहुत दूर थे। थाना रोहनिया तक पहुंचने से पहले वो सिपाही को बता देते थे, जो बीट के सिपाही हैं, वो आसपास में कहीं से भी फ़ोन करके थाने को ये सूचना दे दिया करते थे। ये वो ज़माना था जब मोटरसाइकिलें बहुत कम इस्तेमाल में होती थीं, चाहे वो पुलिस के लिए हो, चाहे पब्लिक के लिए हो। पुलिस के लिए तो बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में मोटरसाइकिलें हुआ करती थीं। दरोगा या इंस्पेक्टर अपनी प्राइवेट बुलेट मोटरसाइकिल रखता था। बुलेट मोटरसाइकिल उस ज़माने में पुलिस का जिसको कहते हैं अघोषित ट्रेडमार्क था। काले रंग की बड़ी बुलेट, शानदार सवारी जिसको कहते हैं, उस पर दरोगा वर्दी पहन के टोपी लगाकर रिवॉल्वर बगल में लटकाए हुए भट 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 करता हुआ जाता था। 4-6 किलोमीटर में उस मोटरसाइकिल की आवाज़ आती थी। अब जो आप पुलिसिंग देख रहे हैं, मोटरसाइकिल पे सिपाही आपको घूमते मिल जाएंगे, शहर में भी और गांव में भी। ये दौर शुरू हुआ 2005 के बाद। 2004 में 100 सीसी की पहली मोटरसाइकिल हीरो होंडा ने लॉन्च की। स्प्लेंडर 2007 में आई, स्प्लेंडर प्लस 2011 में आई और स्प्लेंडर प्रो 2014 में आई। यानी 2004 से 14 के बीच में 100 सीसी की मोटरसाइकिलें जो प्राइवेट आदमी की कैपेसिटी में थे, चूँकि उस समय बाइंग पावर लोगों की बढ़ गई थी, तो गांव-गांव में ये मोटरसाइकिलें लोगों के पास आ गईं। पुलिस में भी कांस्टेबल्स ने अपने प्राइवेट फंड से, अपनी तनख्वाह से या किसी दूसरी तरह से इकट्ठा की गई पैसे से वो इस मोटरसाइकिल को इस्तेमाल करने लगे। लेकिन ये सब बातें 2005 के बाद की हैं। ये वही दौर था जब सबसे पहले प्लेटिना 2006 में लॉन्च हुई। जो मोटरसाइकिलों के शौकीन हैं या जो उस पर नज़र रखते हैं, जो यंगस्टर्स हैं, ये उनके लिए है कि 2004 के पहले मोटरसाइकिल पुलिसिंग में इस्तेमाल नहीं होती थी। बीट के सिपाही साइकिल से जाते थे। सब इंस्पेक्टर कभी कभी अपनी बुलेट मोटरसाइकिल से जाया करता था। प्लेटिना 2006 में, और जब ये 2006 में लॉन्च हुई थी तो एक महीने के भीतर ही 30,000 मोटरसाइकिलें बिक गई थी। प्लेटिना XCD ये भी बहुत मशहूर हुई उस समय, वो सितंबर 2006 में लॉन्च हुई। CD 100 1991 में आ गई थी, लेकिन ये उस समय बहुत महंगी थी और सामान्य लोगों के रीच के बाहर थी। होंडा CBZ भी 99 में आई थी, लेकिन वो भी सामान्य लोगों के रीच के बाहर थी। स्टेटस सिंबल माना जाता था। कहीं कहीं गांव में 1-2 मोटरसाइकिलें दिखाई पड़ती थीं, लेकिन हीरो होंडा ने एकदम क्रांति पैदा कर दी। हीरो होंडा की CD डॉन 2003 में आई थी और ये बहुत सस्ती थी और इसका उस समय इतना चलन हुआ कि गांव-गांव आपको शहर में, मोहल्लों में लोग मोटरसाइकिल खरीदने लगे और उसका प्रयोग करने लगे। ये वही ज़माना था जब हिट एंड रन क्राइम में चलते समय किसी को गोली मार देना, लूट लेना, चेन स्नैचिंग कर लेना, पैसे वाला बैग छीन लेना, और कहीं डकैती पड़ी तो इन मोटरसाइकिलों से बदमाश गए, डकैती डाली और मोटरसाइकिल स्टार्ट की, भाग गए। हिट एंड रन क्राइम में ये 2000 से लेके 2006 तक इनका इतना इस्तेमाल हुआ कि आप सोच नहीं सकते हैं। हम लोग परेशान हो गए, सारी पुलिस परेशान घूमती थी कि बस नंबर प्लेट उसकी निकाल दी या उस पर धूल धक्कड़ लगा दिया, उस पर कीचड़ लगा दिया, मौके पर दिन दहाड़े लूट की और वहाँ से भाग निकले। फास्ट इतनी होती थी कि पुलिस के पास कोई ऐसा साधन नहीं था कि इसका पीछा कर सके। जब भी पीछा हुआ
तब पब्लिक के लोगों ने ही पीछा किया। पुलिस के पास कोई वाहन उस समय नहीं थे। उसके बाद जो सबसे नया दौर आया और जो आज तक बरकरार है, वो टीवीएस अपाचे मोटरसाइकिल का है। ये 2006 में लॉन्च हुई और 2000 तक आते आते इसकी 40 लाख मोटरसाइकिलें भारत की सड़कों पर आ गईं। उत्तर भारत में इनका खासकर बहुत क्रेज था। 2016 में अपाचे ने अपनी जब 200 सीसी टू अभी तक की जितनी मोटरसाइकिलें वो 100 सीसी की थी, फिर ये 2016 में अपाचे ने 200 सीसी की मोटरसाइकिल लॉन्च की जो 20 हॉर्स पावर की थी। उसके बाद 2006 से लेके और अब तक जितने बड़े क्राइम हिट एंड रन के हुए हैं वो अपाचे से हुए हैं। अभी मैंने अपनी लास्ट पोस्टिंग जब मैं डीआईजी बरेली रेंज था तो चारों जिलों में सफ़ेद रंग की अपाचे मोटरसाइकिल का आतंक था। माइक्रो फाइनेंसिंग के जो कलेक्शन के एजेंट होते हैं उनको शाम को लूट लेना, बैंक के से पैसा निकाल के बाहर निकल रहे लोगों को गोली मार के लूट लेना, और बहुत बहुत दिन बाद ये लूट की घटनाएं खुलती थीं क्योंकि सफ़ेद अपाचे ये ट्रेडमार्क था उनका। फिर उसके बाद लोगों ने सफ़ेद अपाचे को रोक रोक के चेक करना शुरू किया। भले लोग भी उसमें परेशान हुए जिनको ये पता नहीं था कि ये बदमाशों की इस्तेमाल करने का वाहन है। 2007 और 8 में जब मैं एसपी सिटी मेरठ था, वहाँ एक बड़े व्यापारी के मुनीम कुछ पैसा लेकर बैंक में जा रहे थे। मुखबिरी सटीक थी। जैसे ही वो बैंक के नज़दीक पहुँचे, अपाचे मोटरसाइकिल सवार दो बदमाशों ने तमंचा दिखा के वो 2-2.5 लाख रुपए का उनका बैग छीन लिया। हल्ला हुआ, हम भी मौके पर पहुँचे। लोगों ने बताया साहब अपाचे मोटरसाइकिल थी। 2007-8 में मैंने वो मोटरसाइकिल देखी नहीं थी। उसके पहले जब मैं लखनऊ के तमाम अलग अलग पदों पर तैनात था, उस समय जो सबसे पॉपुलर मोटरसाइकिल क्राइम में इस्तेमाल होती थी वो हीरो होंडा ही थी। मैंने अपाचे को देखने की इच्छा प्रकट की। अपाचे खैर मुझे तुरंत घंटे आधे घंटे में सिपाहियों ने और जो हमारे सब इंस्पेक्टर थे उन्होंने ला के दिखाई कि साहब ये है, और आजकल यही इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये 200 सीसी की है नंबर 1, और दूसरा 100 सीसी की थी उस समय, और नंबर 2 बहुत तेज़ है, कंजम्पशन इसका कम है, इसलिए बदमाशों की पहली पसंद है। जब 2012-13 में मैं पहली बार एसपी रायबरेली यानी इंडिपेंडेंट चार्ज जिले का मुझे मिला, मैं जिले का कप्तान हुआ, तो थानों के इंस्पेक्शन में गया। मैंने देखा कि थानों में भरे पड़े जो वाहन जो माल मुकदमाती होते हैं, जो बरामद की गई हुई किसी घटना में या किसी क्राइम में इस्तेमाल किए हुए वाहन होते हैं, वो थानों पे खड़े रहते हैं। जिस किसी ने भी थानों से गुजरते हुए देखा होगा, थाने के सामने बहुत बड़ी संख्या में वाहन पड़े सड़ते रहते हैं। इन वाहनों में 60% दो पहिया वाहन होते थे और उन दो पहिया वाहन में 90% हीरो होंडा जैसी गाड़ियां आपको आज भी थानों पर खड़ी मिलेंगी। ये दर्शाता है कि हिट एंड रन क्राइम में सबसे अधिक 100 सीसी की यही मोटरसाइकिलें इस्तेमाल की जाती रही हैं। वर्तमान का समय वो है अपाचे मोटरसाइकिल्स का, टीवीएस अपाचे का। आप भी अगर कभी रोड साइड के थानों से गुजर रहे हों तो एक नज़र ज़रूर घुमाइएगा। आपको वहाँ पर बहुत पुरानी मोटरसाइकिलें, बड़ी ट्रकें, 4 पहिया वाहन खड़े मिलेंगे। और मोटरसाइकिलों में अगर आपके पास थोड़ा समय हो, 1 मिनट आप उन पे नज़र डालेंगे तो ज़्यादातर यही हीरो होंडा, प्लेटिना, और अब तो नया जो ट्रेंड शुरू हुआ है उसमें अपाचे मोटरसाइकिलें हुआ करती थी। 2005 तक पुलिस के पास मोटरसाइकिल नाम की कोई चीज़ नहीं थी। प्राइवेट मोटरसाइकिलें, लोग अपना बुलेट और यज़दी, 2 मोटरसाइकिलें उस समय बहुत ज़्यादा चलती थीं 2000 से 2005 के बीच में। बुलेट वही काली वाली, भटभटिया भी कहते थे, फटफटिया भी कहते थे। इसमें बहुत ज़ोर, साइलेंसर की आवाज़ बहुत स्पेसिफिक होती थी और बहुत ज़्यादा होती थी। बड़ी भारी भरकम सवारी दोपहिया वाहन हुआ करता था और 99% पुलिस वाले ही इसको इस्तेमाल करते थे। नई भर्ती का जो भी दरोगा आता था उसके अंदर एक तमन्ना होती थी कि उसे पहली गाड़ी अपनी नौकरी में अगर ख़रीदनी है तो वो बुलेट मोटरसाइकिल है। बुलेट मोटरसाइकिल ख़रीदने का ही वो सपना देखा करता था। ये रॉयल एनफील्ड की काली वाली बड़ी वाली गाड़ी हुआ करती थी, और जब ये
रात में कभी अपनी बीट में निकलते थे तो किलोमीटर 2 किलोमीटर तक मोटरसाइकिल की स्पेसिफिक आवाज़ सुनाई पड़ती थी। लोग जग जाते थे, बड़े बुजुर्ग भी और बच्चे भी, कि पुलिस के दरोगा जी आए हैं। आसपास जरूर कहीं न कहीं किसी का दरवाज़ा खटखटाएंगे या कोई घटना हुई होगी। तो उस डर से वो उठ जाते थे और सतर्क दृष्टि रखते थे कि आवाज़ अगर तेज़ हो रही है तो उनकी तरफ आ रहे हैं, अगर धीमी हो रही है तो गांव से दूर जा रहे हैं। इसको उस ज़माने में मैंने कहा कि इसे फटफटिया या भट-भट मोटरसाइकिल भी कहा जाता था। लेकिन पुलिस वालों ने इसको अपना अघोषित ट्रेडमार्क बना रखा था। मजाल है कि कोई प्राइवेट आदमी बुलेट मोटरसाइकिल पर चले। 100 तरह की पूछताछ पुलिस वाले करते थे कि रात में तुम इसी से डकैती डालते हो, लोग समझते हैं कि पुलिस आ रही है। बेचारा घबरा के वो या तो वापस कर देता था या बेच बेच लेता था। और जो भी सब इंस्पेक्टर, जो भी दरोगा बुलेट मोटरसाइकिल से चलता था, उसके बारे में ये छवि होती थी कि बड़ा इफेक्टिव और बड़ा रंगबाज दरोगा है। केवल बुलेट मोटरसाइकिल पे चलना ही उसकी शान थी और उसकी पहचान भी थी कि बहुत इफेक्टिव और बहुत ही रंगबाज दरोगा ये है जो बुलेट से चलता है। इनका ऐसा जलवा होता था कि जब ये किसी गांव में किसी क्राइम के सिलसिले में जाते थे तो दरवाज़ों पे महिलाएं और बच्चियां डर के मारे खड़ी होती थीं, सिर्फ ये देखने के लिए कि दरोगा जी भटभटिया से कैसे चल रहे हैं। ये वो दौर था 2000 से 2010 तक, जब 90% हिट एंड रन क्राइम के अपराध 100 सीसी मोटरसाइकिल से होने लगे, तो पहली बार उत्तर प्रदेश पुलिस ने 100 सीसी की मोटरसाइकिलें शहर में गश्त करने के लिए खरीदी। शुरू में ये कवाल टाउन्स उत्तर प्रदेश के 5 बड़े शहरों को मिला के कहा जाता है। कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद और लखनऊ कवाल टाउन के नाम से इन्हें कहा जाता है। ये बड़े शहर हैं और बड़ी जनसंख्या वाले शहर हैं, इम्पॉर्टेंट शहर हैं, राजनीतिक रूप से भी और ऐतिहासिक रूप से इनका बहुत महत्व है। वहाँ पर शहर चूँकि बहुत बड़े हैं, इसलिए शहर की पुलिसिंग के लिए दोपहिया वाहन खरीदे गए, क्योंकि हम बदमाशों के उस हिट एंड रन क्राइम को अपनी जीपों से मैच नहीं कर पा रहे थे। और जो मोटरसाइकिलें थीं वो ज़्यादातर प्राइवेट थीं, और अगर सरकारी थीं तो बुलेट मोटरसाइकिलें थीं जिनकी बहुत ही संख्या कम थी। पुलिसिंग के लिए 2005 में ये 100 सीसी की बहुत सी गाड़ियाँ खरीदी गईं, खासकर शहरों की पुलिसिंग के लिए। उस समय औसत ये था कि शहरों के थानों में 3 से 4 मोटरसाइकिल और देहात के थानों में 1 या 2 मोटरसाइकिलें हुआ करती थी। 2012 के बाद ये मोटरसाइकिलें ऑब्सोलीट होने लगीं और बदमाशों की पहली पसंद अपाचे हो गई। अपाचे की खरीद के लिए भी पुलिस पर दबाव पड़ने लगा कि शहरों में जो अपराध हिस्से हो रहे हैं उसे अपाचे से ही हम उसको कवर कर सकते हैं, अपाचे से ही हम चेस कर सकते हैं और उनका पीछा कर सकते हैं। 2012 के बाद अपाचे मोटरसाइकिलें खरीदनी शुरू हुई और बड़ी संख्या में हर ज़िलों में अपाचे मोटरसाइकिलें गश्त करने के लिए दे दी गईं। बीट ड्यूटी के लिए, पिकेट ड्यूटी के लिए और ट्रैफिक ड्यूटी के लिए आज की तारीख में अपाचे मोटरसाइकिल्स पुलिस के पास हैं। ये बातें प्रसंगवश मैंने इसलिए कहीं कि उस दबंग के यहाँ साइकिल से रात में बीट ड्यूटी करने वाले सिपाही इसलिए रुकते थे क्योंकि रात में उनके लिए थाने तक जाना संभव नहीं था। अगर मान लिया किसी ज़रूरत से या उनको लगा कि आज कोई काम नहीं है, सब कुछ शांति है, वो चले गए और रात में कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो अपने बीट के गांव में आने में उनको बहुत दिक्कत हुआ करती थी, क्योंकि रोहनिया थाने की उस गांव से दूरी बहुत ज़्यादा थी। इसलिए एक अड्डा बना रखा था कि रात में यहीं रहेंगे आसपास। और दूसरा ये है कि बीट के कांस्टेबल्स की चेकिंग भी गस्टर अफसर्स किया करते थे कि बीट के कांस्टेबल अपने घर पे तो नहीं सो रहे हैं। उनके लिए मैंडेटरी था कि रात की गश्त के समय में बीट के कांस्टेबल अपने बीट के गांव में ही रात्रि विश्राम करेंगे। मैंने ये उस दौर का जिक्र किया। आज के दौर में आपको साइकिल से गश्त करने वाले सिपाही दिखाई ही नहीं पड़ेंगे। मैंने अपने पिछले 5 साल के अलग अलग ज़िलों में तैनाती के दरमियान 1-2 भी सिपाही जो बीट से रात में गश्त कर रहा हो, साइकिल से बीट में कर रहा हो, ऐसा मैंने नहीं देखा। हर सिपाही के पास या तो अपनी पर्सनल या सरकारी मोटरसाइकिल होगी। गांव उनका बीट चाहे जितनी दूर हो,
वो अपना एक चक्कर लगा के अपने घर पर या बैरक में आके आराम करने लगते हैं। मोबाइल उनके पास रहता है। किसी तरह की घटना होती है तो 20 मिनट में वो अपनी जगह पर पहुंच सकते हैं। तो संचार के साधन और वाहन, इन दोनों ने पुलिस की इफ़ेक्टिविटी को बढ़ा दिया। ये सारी बातें 2012 से लेके अब तक हुई, जिसके कारण पुलिस के देर से पहुंचने की शिकायत अब बहुत कम हो गई कि साहब फलां जगह डकैती पड़ी और पुलिस 11 घंटे बाद पहुंची, क्योंकि 6 घंटे बाद तो सूचना ही मिलेगी और 6 घंटे पुलिस को पहुंचने में लगता था। अब 1 मिनट में मोबाइल फ़ोन से संबंधित को सूचना मिल जाएगी और मोटरसाइकिल या गाड़ी से जाने में जितनी दूरी है उतना समय लगेगा और वो एक्सप्लेन करने लायक होगा। इसलिए ये शिकायत अब कम हो गई है कि पुलिस देर से पहुंचती है। इसके उलट 90 से 2000 के बीच में 100 में से सिर्फ 5 या 6 सिपाही ही मोटरसाइकिल से गश्त की ड्यूटियां करते थे। कुछ तो सक्षम सिपाही जो मोटरसाइकिलें प्राइवेट खरीद लेते थे और कुछ जो एकाध सरकारी थाने पर मोटरसाइकिल होती थी उनसे कभी कभी रात में अपनी बीट को देखने जाते थे। जबकि अब 1 या 2 हो सकता है कहीं टेढ़े मेढ़े फंसे हों जिनके पास कुछ नहीं है, साइकिल से गश्त करने जाते हों। अदरवाइज़ अब गश्त की पुलिसिंग बीट की वो मोटरसाइकिल से ही होती है। इतना बताने का आज की घटना के संदर्भ में मेरा आशय सिर्फ यही था कि धन्नीपुर गांव के उस दबंग के यहाँ पुलिस रात में क्यों रुकती थी और जब वो वहाँ रुकती थी तो उस आदमी का, जिसके यहाँ, ये उस गांव नहीं कहीं भी, जिसके यहाँ भी रुकती थी उस आदमी का इलाके में दबदबा होता था। वैसे ही इस आदमी का भी दबदबा था धन्नीपुर के लोहता गांव के। वो गरीबों पे जुल्म करता था, मनमानी करता था और पुलिस के पास लोग डर के मारे नहीं जाते थे कि ये पुलिस का आदमी है, पुलिस का मुखबिर है, अगर हम इसकी या इसके किसी आदमी की शिकायत करेंगे तो पुलिस उल्टा हमें बंद कर देगी। ये डर समा गया था लोगों में, क्योंकि ऐसे लोगों को जिनके यहाँ पुलिस 24 घंटे आपको आते जाते, कोई नाश्ते पानी के लिए रुकता है, दरोगा जी आए, बड़े दरोगा जी आए, किसी अधिकारी को लेके आए तो गाड़ी वहीं रोक ली और फ़ौरन उस आदमी ने पूरा चाय पानी का इंतज़ाम किया, अधिकारी का भी, दरोगा जी का भी, और उनके साथ चलने वाले चंगू मंगू जो तो 10 12 15 होंगे उनके भी खाने पीने का और चाय नाश्ते का इंतज़ाम वही व्यक्ति करता था। 15 जून 1996 को उस दबंग ने जो किया वो आज के समय में संभव नहीं है। उसी गांव के 2 लोग, इकराम और मुमताज, उनसे ये दबंग व्यक्ति इस बात से नाराज़ था कि किसी मामले में उसने एक पंचायत की थी और उन दोनों को एक गैर वाजिब बात मानने का हुक्म दिया था कि पंचायत का ये फैसला है, मेरा ये फैसला है कि तुम दोनों लोग ये काम करोगे। पंचायत खत्म हो गई, इकराम और मुमताज़ अपने घर पहुंच गए। लोगों ने पूछा, उसने साफ मना कर दिया कि ये बात गैर वाजिब है, ये गलत है, ये एक तरफा बात कही गई है, लिहाजा हम इस बात को नहीं मानेंगे। थोड़े दिनों में उस व्यक्ति के पास ये बात पहुंच गई कि उन दोनों ने हमारी बात मानने से इनकार कर दिया। 15 जून को सवेरे सवेरे उस आदमी के जो चलांटू थे, जो उसके आसपास घूमने वाले लोग थे, उनको भेज के उन दोनों को अपने घर पर बुलवा लिया। इकराम और मुमताज़ को एक कमरे में बंद कर दिया अपने ही घर के और उसकी पिटाई शुरू कर दी। पूरा दिन पीटा, अगले दिन पूरा दिन पीटा। रात में जो बीच की रात थी उसमें बीट के सिपाही आए, रात में वहाँ रुके, सवेरे अपना वहाँ से जब उनके ड्यूटी के चेंज होने का टाइम था तब वहाँ से चले गए। या तो उन दोनों व्यक्तियों की उसी के बगल वाले कमरे में पिटाई का उन्हें पता नहीं लगा, या फिर अगर पता भी लगा तो उन्होंने पूछने की हिम्मत नहीं की और अपनी ड्यूटी ख़त्म करके चले गए। 17 की सुबह, 17 जून 1996 की बात मैं बता रहा हूँ,
17 जून 1996 की सुबह इकराम की पत्नी खैरुन्निसा को यह खबर लगी कि हमारे शौहर को बंद करके वहाँ पीटा जा रहा है। वो अपने 2.5 साल के बच्चे के साथ उनके यहाँ पहुँची। उनसे पूछा, मेरे शौहर यहाँ है? उसने कहा, हाँ हैं। बोलो। उसने मिन्नतें की कि इनको छोड़ दिया जाए, अगर कोई गलती की है तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। काफ़ी मिन्नतों के बाद भी वो आदमी नहीं माना और उसने खैरुन्निसा के साथ आए हुए 2.5 साल के बच्चे के हाथ पैर बांधकर बगल वाले कमरे में डाल दिया। वो रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन वो नहीं माना। थोड़ी देर में इकराम और मुमताज़ को बाहर निकाला। उनकी दाढ़ी, मूछ और बाल मुड़वा दिए। इकराम, मुमताज़ और खैरुन्निसा के हाथ पीछे बांध दिए। अपने गुर्गों से उनके चेहरे पर कालिक पुतवा दी और अपने गांव में और आसपास के गांव में उनको सार्वजनिक रूप से पीटते हुए घुमाया, ताकि लोगों को यह एहसास हो कि मेरी बात न मानने का क्या नतीजा होता है। जब तीनों लोग और 2.5 साल का वो बच्चा वहां से छूटे तो वो सीधे थाना रोहनिया पहुंचे। आप उनका दर्द, उनका पेन, बेइज्जती, शारीरिक कष्ट, इसका सहज अंदाज़ा लगाइए कि क्या बीत रही होगी। और छूटने के बाद वो सीधे थाने पर पहुंचे कि ऐसा न हो मेरे जान पर बन पड़े। थाने पर पहुंचते ही जैसे ही उन्होंने उस व्यक्ति का नाम लिया, पूरे थाने ने उनको गाली गलौज की उनके साथ और उन्हें डांट के भगा दिया। वो रोते हुए रोहनिया कस्बे में पहुंचे। 17 तारीख को फिर वहां पर जब उन्होंने अपनी आप बीती बाजार वालों को बताई तो 100-200 लोग इकट्ठा हुए। सुबह सुबह बाजार का समय होता है। 12-1 बजे तक गांव की बाजार बिल्कुल पूरी हो जाती है, सज जाती है जिसको कहते हैं, और उसमें तमाम मानिंद लोग भी आते हैं। इलाके के मानिंद लोग इकट्ठा हुए, उन तीनों का कष्ट सुना और उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी जाति है। मानिंद लोग सब इकट्ठा होकर थाने पर गए, थाने पर दबाव बनाया और इतना दबाव बनाया कि फिर उस व्यक्ति के विरुद्ध उस दिन थाने पर एफआईआर दर्ज की गई। आप अंदाज लगा लीजिए कि क्या स्थिति रही होगी उस समय गांव में, देहात में, शहर में, कानून व्यवस्था की, पुलिस की क्या स्थिति रही होगी। आज की घटना, मैंने आज की घटना जो मेरे पास उपलब्ध एक पेपर कटिंग थी उससे, और उस दौर में रोहनिया के पास के थाने पर तैनात सुरेंद्र सिंह जो मेरे साथ जौनपुर में भी रहे थे, उनसे टेलीफोन पे बात की। मैंने उनसे पूछा इस तरह, उनका हाँ सब घटना तो हुई थी। मैंने उनसे पूछा वो दबंग आदमी का नाम क्या था। उन्होंने काफ़ी दिमाग पे जोर डाला। उन्होंने कहा मुझे बहुत ध्यान नहीं है, लेकिन इसका बड़ा हल्ला हुआ था। बाद में वहाँ पर डीआईजी साहब भी मौके पर आए थे। मैंने कहा हुआ क्या उसमें? उन्होंने कहा साहब होना क्या था, उस आदमी का इतना जोर था उस समय कि हमें नहीं लगता है कि कुछ उसमें हुआ होगा, या मैंने कभी सुना नहीं कि उसमें कोई कार्रवाई हुई है। इससे आप अंदाज लगाइए कि वो क्या दौर था। दबंगों का कहर, पुलिस की मिलीभगत से गरीब और लाचार लोगों पे हमेशा बरपा हुआ करता था। उस दौर की यही सब घटनाएं थीं जिसने उत्तर प्रदेश को बहुत बदनाम किया था कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर। आज भी अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे इस दौर की घटनाओं का, तो आपको बहुत ढेर सारे विपरीत परिस्थितियों के कमेंट प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में मिलेंगे। इस तरह की घटनाएं, आप छोटी एक गांव की एक घटना इस तरह की आसपास के गांवों के लोगों के मानस पटल पे क्या असर कर गई होगी, इसका आप अंदाज़ा लगाइए कि एक महिला
दो पुरुष हाथ पीछे बांधकर, मुंह में कालिक लगाकर पूरे गांव में घंटों लाठियों से पीट पीट कर घुमाया जाए। आज ये संभव नहीं है। अगर मान लिया ऐसी घटना किसी ने की भी तो इतने वीडियो वायरल होंगे कि पुलिस घेर के ऐसे लोगों के विरुद्ध जबरदस्ती कार्रवाई जरूर करेगी। आप उसके उस दबंग व्यक्ति के प्रभाव का अंदाज देखिए। जो मेरे पास पेपर कटिंग है, मैं आज शेयर करूंगा उसको, उसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन दबंग व्यक्ति का नाम नहीं लिखा है। उस प्रेस रिपोर्टर की जिसने उसकी खबर फाइल की होगी, उसकी भी हिम्मत नहीं पड़ी कि उस व्यक्ति का नाम अखबार में लिख सकें, क्योंकि ये वही दौर है जिस दौर ने श्री प्रकाश शुक्ला, शहाबुद्दीन, हरिशंकर तिवारी, वीरेंद्र प्रताप शाही और ऐसे तमाम स्वनाम धन्य अपराधी पैदा किए और उनको राजनीतिक संरक्षण मिला। 90 से 2000 के दौर में ऐसे दबंग, गुंडे और आपराधिक लोग इसी बाहुबल से विधायक और सांसद हुए। मेरा अनुरोध है कि आप गूगल पे सर्च करिए। आपके जहन में, आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में ऐसे किसी अपराधी नेता का नाम अगर आता हो, गूगल पे उसका नाम डालिए और देखिए वो किस समय की, किस कालखंड की उपज है। आपको यही कालखंड मिलेगा। 85 से लेकर 2000 के बीच में, उत्तर प्रदेश में 90 से 2000 के बीच में। आज 23 सितंबर के बारे में जो गुरु संदीपनी शिवाजी ने मुझे मेल किया था, मैंने उनका बार बार धन्यवाद किया। आज का दिन मेरे लिए भी बहुत ऐतिहासिक और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी बहुत ऐतिहासिक दिन था। आज ही के दिन जिस व्यक्ति के लिए इतनी बड़ी यूनिट, उस समय तो खैर बहुत छोटी यूनिट बनाई गई थी, एसटीएफ, केवल एक व्यक्ति को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसके गैंग को ख़त्म करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने पुलिस की एक यूनिट बनाई थी जिसको स्पेशल टास्क फोर्स कहा गया था। और आज ही के दिन उस आतताई का अंत हुआ था। हमें नहीं लगता कि मेरे श्रोताओं में, किस्सा गोई की इस फैमिली में उस दौर के आदमी भी होंगे, 90-95 के, उसकी बाद की पैदाइश वाले ही लोग होंगे। लेकिन अगर उस दौर का आदमी कोई होगा जो सुन रहा होगा, उस दौर के बारे में याद करके ही उसकी रूह कांप जाएगी। आज तो स्थिति फिर भी बहुत अच्छी है, जबकि अभी भी इस स्थिति में सुधार की बहुत गुंजाइश है। आज की घटना सुनने के बाद आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। सहमत नहीं हैं अगर, तो मैं अपना मेल आईडी अब आजकल हर दिन देता हूं, आप मुझे अवगत कराएं। आपके विचार, अगर कोई सुधार होना है, कहीं गलती हुई है, तो उनको मैं किस्सा गोई में सम्मिलित करूंगा। मैं एक बार फिर से आज के दिन किस्सा गोई परिवार के सभी सदस्यों को हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं और बार बार धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने किस्सा गोई फैमिली को धीरे धीरे करके अब काफ़ी बड़ा कर दिया है। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।